एनसीईआरटी रिव्यू में आज चैप्टर 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी रिव्यू में क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का यह लास्ट चैप्टर है, जिसमें हमें विशेष रूप से जो आर्किटेक्चर्स हैं, चित्रकला है और प्रमुख पुस्तकें हैं, वो चाहे तमिल महाकाव्य से हों या फिर हमारे उत्तर भारत से हूँ, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा मंदिर और उनकी निर्माण शैली और उनके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और उनके अर्थों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहला एक फैक्ट हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानने के लिए मिलता है कि तांबे और टिन को मिला करके कांसा बनाया जाता था। केमिस्ट्री का कंपोजिशन का केमिकल कंपोजिशन का क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी रिलेवेंट है। तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनाया जाता था। तो जो हड़प्पावासी थे वह कांस्य युग से जुड़े हुए थे, अर्थात उन्हें कांसे के बारे में पूरी की पूरी जानकारी थी। वो तांबे और टिन को मिला करके कांसे को बनाना जानते थे। बात करते हैं लौह स्तंभ की। बहुत प्रसिद्ध लौह स्तंभ है मेहरौली का लौह स्तंभ, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ है। इसके बारे में कुछ बात करें तो इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन इसका 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण करीब 1500 साल पहले हुआ था। इसके बारे में जानकारी हमें इस पर खुदे हुए एक अभिलेख से मिलती है, जिस पर चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इनके बारे में, गुप्त वंश के बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ है, वह वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल भी है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है, जो मेहरौली का लौह स्तंभ है। इसके बाद में बात आती है स्तूप की। स्तूप मुख्यतः, स्तूप का अर्थ होता है टीला, और जो स्तूप है मुख्यतः वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। वहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा स्तूपों के भीतर रखा होता है, जहाँ पर बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। 3-4 फैक्ट हैं जिनको आप अच्छे से एकदम याद कर लीजिए। स्तूप रिलेटेड हैं बौद्ध धर्म से। वहाँ पर उनकी अवशेष, जो भगवान बुद्ध हैं वो या फिर उनके जो अनुयायी हैं उनके वहाँ पर अवशेष रखे होते हैं। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है टीला। सांची मध्य प्रदेश का एक स्तूप है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्तूप की एक दो विशेषताएं हैं, उन्हें आप जान लीजिए। एक, जो कीमती पत्थर या धातु का कोई सिक्का अगर वहाँ पर रखा हुआ है तो उसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसके अलावा यदि हम स्तूप के बारे में बात करें तो जो स्तूप के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए एक पथ बना होता है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो जो स्तूप के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए पथ बना हुआ है वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। इसे रेलिंग के द्वारा घेर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। तो वेदिका वो रेलिंग है जिससे स्तूप को चारों तरफ से घेर दिया जाता है, और जिस रास्ते को परिक्रमा करने के लिए बनाया जाता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसके अलावा अमरावती से भी एक भव्य स्तूप हमें मिला हुआ है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में और अमरावती का स्तूप, ये हमारे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मंदिरों के बारे में हम बात करें तो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था गर्भगृह। गर्भगृह कौन सी जगह होती थी, जहाँ पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो जो गर्भगृह है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? गर्भगृह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंदिर से रिलेटेड है, और जहाँ पर देवी और देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था वो स्थान क्या कहलाता है, तो गर्भगृह कहलाता था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर दिखाया गया, जिसका निर्माण करीब 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो महाबलीपुरम के ये एकाश मंदिर हैं जो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, हमने वहाँ पे गर्भगृह देख लिया है। मंडप में क्या होता था, यह एक सभागार होता था, जहाँ पर लोग क्या होते थे, इकट्ठे होते थे। तो महाबलीपुरम और एहोल ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं। एहोल में दुर्गा माता का एक बहुत मंदिर सुंदर सा बना हुआ है, करीब 1400 साल पहले इसका निर्माण किया गया। इसके बाद में उड़ीसा में कुछ गुफाएँ हैं और कुछ प्रसिद्ध जैन मठ हैं जो बनाए गए हैं, जहाँ पर बारिश के दिनों में बौद्ध भिक्षुक जो होते थे वो ठहरने के लिए उनका उपयोग किया करते थे। इसके अलावा जो उस समय आर्किटेक्चर था वो इम्पोर्टेंट था। इसके बाद में अगर हम चित्रकला की बात करें तो अजंता और एलोरा की गुफाओं का चित्र हमारे मन में सबसे पहले उभरते हैं। सैकड़ों साल पहले गुफाएं खोदी गई और 1500 साल के करीब बीत गए हैं, लेकिन अभी भी जो बनाए गए चित्र है वो बहुत चमकदार हैं। यहाँ पे 2 सुंदर से चित्र एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए भी गए हैं। और इसके बाद में महाकाव्यों की बात आती है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल है एक तमिल महाकाव्य का, जिसका नाम है सिलप्पदिकारम, और इसकी रचना इलांगो ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तमिल महाकाव्य है कौन, सिलप्पदिकारम,
किसने रचना की है? इलांगो ने की है। कब? 1800 साल, करीब करीब 1800 साल पहले। तो इतना हमारे लिए टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तमिल महाकाव्य कौन है? शिलप्पदिकारम। रचनाकार कौन है? इलांगो। ये हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक और महाकाव्य है मणिमेखलाई, जिसकी रचना किसने की है? तो सत्यनार ने की है। ये भी तमिल महाकाव्य है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तमिल महाकाव्य कौन है? मणिमेखलाई, सत्यनार ने लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे दो महाकाव्य, कालिदास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेघदूत उन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे वेद, पुराण और साथ ही साथ हमारे रामायण और महाभारत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके बारे में हमें अधिकतर जानकारी क्या है? वो हमें है। तो कौशल की राजधानी अयोध्या थी उस समय में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए हो सकता है। इसके बाद में जातक, जहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ हमें वहाँ से मिलती हैं। फिर आर्यभट्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी और उन्होंने बताया कि दिन और रात जो होते हैं वो पृथ्वी के धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि ऐसा लगता है कि रोज जो सूर्य है वह निकलता है और डूबता है। इन्होंने ये वैज्ञानिक तर्क दिया और इसके बाद में इन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढनी निकाली आर्यभट्ट साहब ने। और इसके अलावा वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ और गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। तो इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें की। इसी समय हम अन्यत्र बात करें तो करीब 1900 साल पहले लून नामक एक व्यक्ति ने कागज़ का आविष्कार किया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। उसी समय में करीब दरम्यान में देखें तो कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले लून नामक व्यक्ति ने किया। फिर कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया, करीब 1400 साल पहले। फिर बाद में यह कोरिया तक पहुंच गई। इसके बाद यह जापान में, फिर धीरे धीरे करके बगदाद से होते हुए यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अन्य भागों में फैल गई। कुछ उपयोगी शब्द हमने सीखे हैं। स्तूप, जिसका अर्थ होता है टीला, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान। स्तूप निर्माण की शुरुआत करीब करीब 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौ स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये महत्वपूर्ण तिथियाँ सारी की सारी 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर करीब 1400 साल पहले। मिलान में देख लेते हैं। स्तूप, स्तूप का अर्थ होता है टीला। शिखर की यदि हम बात करें, इसके पहले मंडप हम देख लेते हैं। तो मंडप कौन सी जगह होती थी? जो मंदिर में जहाँ पर सारे के सारे लोग क्या होते थे? इकट्ठे होते थे। गर्भगृह कौन सी जगह होती है? गर्भगृह होता था जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति को क्या किया जाता था? स्थापित किया जाता था। और इसके बाद में प्रदक्षिणा पथ की बात करें तो ये कौन सा होता था? जो स्तूप के चारों तरफ एक वृत्ताकार जगह बनी होती थी, जिसमें पथ बना होता था, जहाँ पर लोग चक्कर लगाते थे, प्रदक्षिणा करते थे कह सकते हैं। तो वो क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा पथ कहलाता था, परिक्रमा करते थे। शिखर की बात करें तो गर्भगृह के ऊपर लंबाई में जो निर्माण होता था वो क्या कहलाता था? शिखर कहलाता था। तो यह था NCERT क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 11। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप समझ करके, देख करके, पढ़ करके अच्छे से तैयार कर लें। थोड़ी देर में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।